हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी के क्वेश्चन, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसमें आपसे बोला गया है जेम्स प्रोसेस द 50% ऑफ फॉर्म्स एंड सोफिया प्रोसेस 20% एंड ओलिवर प्रोसेस 30% ऑफ द फॉर्म। जेम्स, सोफिया और ओलिवर जो है वो 50, 20 और 30% फॉर्म को प्रोसेस करते हैं। जेम्स के एरर का रेट दे रखा है, सोफिया और ओलिवर के भी एरर का रेट दे रखा है। और आपसे सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, E1 लेना है, E2 लेना है और E3 लेना है। E1 क्या हो जाएगा, जेम्स प्रोसेस द फॉर्म, E2 क्या हो जाएगा, सोफिया प्रोसेस द फॉर्म, E3 हो जाएगा ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म। और कॉमन इवेंट A क्या हो जाएगा, कमिटेड एन एरर। बाकी आपको देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जेम्स के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 50%, तो ये हो जाएगा 50/100। उसके बाद सोफिया के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है फॉर्म की 20/100 और ओलिवर के फॉर्म को प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 30% यानी 30/100। और सबका एरर का रेट दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 का मतलब हुआ एरर कमिटेड बाय E1 यानी E1 कहे तो जेम्स, तो एरर कमिटेड बाय जेम्स वो दे रखा है। जेम्स के एरर का रेट दे रखा है 0.06 को हम लिख सकते हैं 6/100। उसी तरह से सोफिया का एरर का रेट है 4/100 और फिर ओलिवर के एरर का रेट है, फॉर्म में एरर करने का रेट है 3/100। ये सब दे रखा है। और आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सोफिया प्रोसेस द फॉर्म यानी E2। एंड का मतलब होता है E2 और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। कमिटेड एन एरर, कमिटेड एन एरर को हमने लिखा A, यानी आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगा सकते हैं और इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 हो चुका हो पूछे तो आपसे इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो देखिए हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A को प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आपको ये दोनों चीज़ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 20/100 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये भी दे रखा है 4/100। एक 0 से इसे कट कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा 8/1000। 8/1000 का मतलब हो गया 0.008, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 0.008। इसका सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, फाइंड टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म, यानी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है एरर का, एरर होने का टोटल प्रोबेबिलिटी। तो एरर होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी E1 यानी कि जेम्स प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, ये होगा। फिर प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें क्या आ जाएगा, सोफिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, ये भी आ जाएगा। और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी ओलिवर प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, ये जब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो तीनों के एरर की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका भी अभी फॉर्मूला बताइए, इसे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ये आसानी से याद रख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। इन सभी को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये कितना था 50%, ये मिट गया 50% है, यानी 50/100
इंटू ए बाई E1 है 6/100 प्लस में अभी तो ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 20/100 इंटू में ए बाई E2 क्या है 4/100 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 30/100 इंटू में 3/100। ये हो जाएगा 1 0 से सभी का 1 कट जाएगा ये, और नीचे कितना आ जाएगा देखिए सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए सभी का एलसीएम हो जाएगा 1000 और ऊपर आ जाएगा 30 प्लस में 8 और प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा 47/1000। तो इसका आंसर आएगा 0.047, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.047। अब देखिए बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है क्या बोला गया है, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, एक फॉर्म को सेलेक्ट किया गया रैंडमली और उसमें एरर मिला, यानी जो थर्ड पार्ट होगा इसका, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि एक फॉर्म लिया गया और उसमें एरर आया है, यानी एरर आ गया है, नीचे आ जाएगा ये, इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जेम्स। तो हम क्या कर लेते हैं, नॉट को छोड़ देते हैं, प्रोसेस्ड बाय जेम्स निकाल लेते हैं, यानी कि E1 और फिर 1 में से क्या कर देंगे माइनस। तो हमने ये निकालना पहले कि एक फॉर्म को सिलेक्ट किया गया रैंडमली और उसमें एरर मिला, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको जेम्स ने प्रोसेस किया, फिर 1 में से माइनस कर देंगे। तो E1/A का मतलब हुआ कि एक फॉर्म मिला है उसमें एक एरर है और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना कि उसे जेम्स ने प्रोसेस किया, तो इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, पीछे भी बताया। और नीचे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वो अभी हमने निकाला था, वो आया था 0.047 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है 50/100 और A बाई E1 क्या है 6/100 अपॉन में 0.047, एक इससे कट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 30/1000 अपॉन में 0.047, तो ये हो जाएगा 0.03 अपॉन में 0.047। इसके पॉइंट को कट करिए पर 1000 लिखिए, नीचे हटाइए 100 लिख दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 30/47 हो जाएगा, 30/47 हो गया। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हुआ कि इसको जेम्स ने प्रोसेस किया, बट हमें क्या निकालना है कि जेम्स ने प्रोसेस नहीं किया, यानी E'/A निकालना था। 1 - 30/47 यानी आ जाएगा 17/47, इस पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, जिसमें बोला है टीम A, B एंड C प्ले अ टग ऑफ वॉर गेम। टग ऑफ वॉर गेम चल रहा है, 3 टीम है A, B और C। टीम A इस फोर्स से पुल कर रहा है और टीम B इस फोर्स से और टीम C इस फोर्स से उस रिंग को पुल कर रहा है। इस तरह का गेम चल रहा है टग ऑफ वॉर वाला। और सबसे पहला पार्ट इसमें पूछा गया, काफ़ी इजी स्टडी क्वेश्चन है, फ्री के क्वेश्चन है इसमें, तो ये वाला पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम A। टीम A के जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी आपको निकालना है F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 6। और यहाँ क्या लिखा किलो न्यूटन, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 6 किलो न्यूटन, यानी टीम A जो है वो 6000 न्यूटन, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 6 किलो न्यूटन से उस रिंग को खींच रहा है। देखिए सेकेंड पार्ट क्या बोला है, विच टीम विल विन। कितना आसान है, बोला गया कौन सा टीम विन करेगा, तो आपको तीनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो टीम क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। तो फर्स्ट वाले का तो अभी निकाला हमने, कितना आया था 6 किलो न्यूटन। अब निकालते हैं F2 का मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
32, इसे हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रहने दें, √36 था यहाँ पे, √36 यहाँ इतना किलो न्यूटन, या √32 किलो न्यूटन, और F3 क्या हो जाएगा, √-3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, यानी √18 किलो न्यूटन। साफ साफ दिख रहा है सबसे ज़्यादा फोर्स किसका है, F1 का, यानी टीम ए का। तो टीम ए जो हो जाएगा वो जीत जाएगा। विनिंग टीम कौन हो जाएगी, जो टीम ए होगा वो इस मैच को जीत जाएगा। देखिए तीसरा पार्ट क्या बोला था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम। तो रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 लिख दिया, F2 और ये रहा F1, ये रहा F2 और ये रहा F3। अब ऐड कर दीजिए I वाले में I को, 6I - 4I 2I - 3, ये हो जाएगा माइनस का I कैप 0 और ये +4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का J कैप। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। और हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √2 किलो न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आया हुआ है एग्जाम में। क्या बोला गया है, रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट यानी y विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर टू द सनलाइट इज गिवन बाय, यानी प्लांट के हाइट के ग्रोथ होने का जो रिलेशन है x के साथ, x क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज इन द सनलाइट, ये हमें दे रखा है। और सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, फाइंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट with respect to number of days exposed to the sunlight, find rate। बच्चों हमें क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में इस प्लांट के ग्रोथ होने का रेट किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ डेज यानी x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें निकालना है सिंपली dy/dx निकालना, बहुत ही सिंपल है। तो ये कितना हो जाएगा 4 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x/2, तो ये हो जाएगा 4 - x, यही हो गया रेट ऑफ ग्रोथ। ये हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ, इसे हम R से डिनोट कर देते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ R किसके इक्वल हो गया, 4 - x। पहले पार्ट में हमें यही निकालना था। अब देखिए बच्चों सेकेंड पार्ट क्या बोला है, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन फर्स्ट 3 डेज। तो ये जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट आया था, ये सेकेंड पार्ट देखिए, ये जो R आया था रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये क्या आया था 4 - x। अब ये बताना है आपको, ये फर्स्ट 3 डेज में इंक्रीज होगा, इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसके लिए आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी आपको निकालना होगा डी, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट हो गया ये क्वेश्चन। तो dr/dx निकालना होगा। तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका क्या हो जाएगा -1। तो जब डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो आंसर क्या आएगा, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, डिक्रीजेज होगा फर्स्ट 3 डेज पे। तो जैसे पता चला कि डेरिवेटिव जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट का जो डेरिवेटिव है नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में -1 आ गया, इसका मतलब हेंस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट डिक्रीजेज। थर्ड पार्ट तो बिल्कुल इजी पूछा है, व्हाट इज हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो ये हाइट ऑफ प्लांट था, देखिए रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ प्लांट, तो ये हाइट ऑफ प्लांट था y = 4x - x²/2। और आपसे बोला है हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 2 डेज, यानी x की वैल्यू जब क्या होगी 2, तो प्लांट का हाइट क्या होगा, तो y = क्या हो जाएगा 8 - 2, यानी प्लांट का हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2 दिन के बाद प्लांट की हाइट जो होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन, ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सही है। द टैंक शुड हैव अ स्क्वायर बेस, यानी एक टैंक है जिसका बेस क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर बेस बोले तो आपको नीचे का L और B दोनों क्या रखना है, सेम। रेक्टेंगुलर बेस बोले तो आपको X लेना और एक को Y लेना, बट स्क्वायर बेस बोला है तो दोनों को आप X लेना। एंड कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम क्या होता है टैंक का, LBH यानी X × H, ये दे रखा आपके पास 250, यानी x² H की वैल्यू दे रखी है 250। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी जो लैंड है जिस पर ये टैंक बना हुआ ये वाला पार्ट,
इसका कॉस्ट कैसे है 5000 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 5000 एंड कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद डेप्थ। लेकिन जो डिग किया जा रहा है उसका कॉस्ट डेप्थ के साथ क्या हो रहा है इंक्रीज। अब पूरे होल टैंक लिखा फॉर होल टैंक, उसका जो डिगिंग का कॉस्ट है वो कितना है 4000 एच स्क्वायर और एच है डेप्थ ऑफ टैंक, एक्स है साइड ऑफ स्क्वायर बेस। तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है फाइंड टोटल कॉस्ट यानी सी आपको निकालना है ऑफ डिगिंग ऑफ टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, सबसे पहले लैंड का कॉस्ट। तो लैंड का कॉस्ट कितना हो जाएगा 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो जो लैंड का एरिया है x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 5000। तो एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये 5000 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया लैंड का कॉस्ट प्लस अब जो डिगिंग करने का कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, पूरा ये दे रखा है। तो 4000 एच स्क्वायर ये आ गया टोटल कॉस्ट। बट आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि ये हो जाएगा 5000 एक्स स्क्वायर प्लस 4000 और h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 250 बाई एक्स स्क्वायर। तो h की वैल्यू लिख देंगे 250 अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 5000 एक्स स्क्वायर अब प्लस में ये हो जाएगा 4000 इंटू 250 इंटू 250 और नीचे आ जाएगा x की पावर 4। तो ये आ जाएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए बच्चों ये कॉस्ट आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। अब आपको सेकेंड पार्ट बोला है फाइंड डी सी बाई डी एक्स, यानी इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हो जाएगा 10,000 एक्स हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव प्लस का 25 इंटू 10 की पावर 8 तो एज इट इज रहेगा। अब 1 बाई एक्स की पावर 4 यानी 1 बाई एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में एक्स की पावर 5 ये आ जाएगा। अब इसे कर सकते हैं ऊपर ले जाकर। तो डी सी बाई डी एक्स जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10,000 एक्स और ये हो जाएगा माइनस का, ये भी 100 हो जाएगा। तो ये 100 इंटू 10 की पावर 8 ये तो 10 की पावर 10 हो जाएगा अपॉन में x की पावर 5। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है, देखिए क्या बोला है फॉर मिनिमम कॉस्ट x की क्या वैल्यू होगी। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम बोले बच्चों तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या करना है 0। तो बोला मिनिमम कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए तो डी सी बाई डी एक्स को क्या कर दीजिए 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 10,000 है तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 x माइनस 10 की पावर 10 अपॉन में x की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा ये 10 की पावर 4x सही हो जाए 10 की पावर 10 x की पावर 5। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 6 है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगी, ये हट जाएगा, आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए जो स्क्वायर बेस है, जो नीचे वाला बेस है वो क्या होना चाहिए 10 मीटर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। ये इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया P की वैल्यू। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो बच्चों तो नीचे वाले टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो ये सबको ऐड करके आप 1 के इक्वल कर दें। तो ध्यान से देखिए कितना P हो जाएगा 3, 5, 6 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे एक p है तो ये हो जाएगा 9p अब प्लस में p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस 7p स्क्वायर यानी 10p स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 1 के। तो 10p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 10p स्क्वायर प्लस 10p माइनस का p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10p कॉमन p प्लस 1 माइनस 1 कॉमन p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 1 इंटू में
10p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो p की दो वैल्यू आ जाएगी -1 और एक वैल्यू आ जाएगी 1/10। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1/10 आ जाएगी। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया p की वैल्यू 1/10। अब आपसे क्या पूछा है सेकेंड पार्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। तो x ग्रेटर देन 6 में कौन कौन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू 7 के लिए कितना आंसर है 2p², x इज इक्वल टू 8 के लिए कितना आंसर है 7p² प्लस में p, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9p² प्लस में p। तो ये हो जाएगा 9p² हो जाएगा 1/100 अब प्लस p हो जाएगा 1/10। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 100 अब ये हो जाएगा 9 अब प्लस में 10, आंसर आ जाएगा 19/100 यानी 0.19 होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में क्या बोला आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3m, जहाँ पे m क्या है नेचुरल नंबर, तो m नेचुरल नंबर है तो एक बार 1 डालिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब प्लस में जब 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो बस यही 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 वाला यानी कि 2p और x इज इक्वल टू 6 वाला यानी कि p²। तो आंसर क्या आ जाएगा 2p करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 हो जाएगा और p² करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, ये 100 एलसीएम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 + 1, आंसर आ जाएगा 21/100। ये थर्ड पार्ट का बच्चों आंसर होगा। अब देखिए बच्चों इसके और में जो एक पार्ट दे रखा था वो भी देख लीजिए। और में क्या बोला, इसका मीन यानी इसका एक्सपेक्टेशन निकालना। तो ये याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन यानी मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा PI इंटू XI, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट करके आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा P, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना सिग्मा PI XI। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 6p या फिर कितना हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 10p, फिर हो जाएगा 6p² प्लस 14p² प्लस ये हो जाएगा 56p² प्लस में 8p। इन सब को फिर ऐड कर दीजिए, यानी देखिए आप इन सब को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 33p। ऐड करके देख लेना, मैंने जल्दी से ऐड कर दिया। 33p और स्क्वायर वालों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76p²। p की वैल्यू डाल दीजिए 1/10 और p² की वैल्यू 1/100, 100 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 330, ये 76, ये हो जाएगा 406/100। तो इसका आंसर आ जाएगा 203/50, ये आ जाएगा इस आंसर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा, किसी कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है द फंक्शन ऑफ x, जहां पे x क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। और सबसे पहला पार्ट हमसे पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी व्हेन प्रोडक्शन इज 3 यूनिट। ये तो बहुत आसान है, ये प्रॉफिट दे रखा है और आपसे बोला प्रोडक्शन कितना है 3 यूनिट, यानी आपको निकालना है P ऑफ 3, यानी x की जगह बस क्या डाल देना, ये प्रॉफिट रहा प्रोडक्शन 3 यूनिट, तो आप प्रॉफिट में x की जगह 3 डाल दीजिए तो माइनस का 6 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 120 इंटू में 3 प्लस 25,000, ये आ जाएगा -36 प्लस 360 प्लस 25,000। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 25,306 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा बच्चों जब प्रोडक्शन कितना होगा 3 यूनिट। सेकेंड पार्ट क्या बोला हमसे P-5 निकालना है। तो सबसे पहले डैश का मतलब आपका डेरिवेटिव कीजिए, P-x निकालिए तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 12x और प्लस का 120, ये आ गया डेरिवेटिव। अब फिर इसको इसमें x की जगह 5 डालना है, यानी P-5 यानी डेरिवेटिव निकाल के x की जगह पे क्या डाल दीजिए 5 प्लस में 120 माइनस 60 प्लस 120, आंसर आ जाएगा 60। फिर आपसे क्या बोला है थर्ड पार्ट क्या बोला है, जब थर्ड पार्ट में 2 होता है एक और करके होता है, तो आप पहले देख लीजिए थर्ड पार्ट लास्ट वाला।
फाइंड प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट जब भी मैक्सिमम, जो भी चीज़ मैक्सिमम होगा उसका डेरिवेटिव आपको क्या कर देना है, ज़ीरो। तो ये प्रॉफिट वाले का डेरिवेटिव था। मैक्सिमम के लिए प्रॉफिट को क्या कर दीजिए, इसका प्रॉफिट के डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए। तो ये आ जाए माइनस का 12x प्लस में 120 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। यानी प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब प्रोडक्शन कितना होगा, 10 प्रोडक्शन होगा। अब बच्चों देखिए इसका जो ये पहला पार्ट था, इंटरवल इन विच प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ऐसे केस में आप याद करिए क्या करा जाता है, पहले f डैश x यानी p डैश x निकाला, ये कितना आ जाएगा माइनस का 12x प्लस में 120। फिर इसको आपको ज़ीरो के इक्वल डालना है, तो माइनस 12x प्लस में 120 को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। फिर इसे नंबर लाइन पे डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे इन्फिनिटी, और यहाँ पे सबसे कम कितना हो सकता है, ज़ीरो प्रोडक्शन हो सकता है। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आपको इस इंटरवल को लेना है। तो अगर आपने इसे लिया तो आपको क्या करना है, 10 से छोटा, ज़ीरो से कोई ज़्यादा नंबर डेरिवेटिव में डालना। जैसे आपने 5 डाल दिया तो p डैश 5 क्या आ गया, यहाँ भी हमने निकाला था p डैश हो जाएगा कितना, मान 60 आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ निकालने के लिए आपको क्या करना है, p डैश 10 से कोई ज़्यादा नंबर डाल देना। जैसे आपने कुछ भी नंबर डाल दिया, ये 20 डाल दिया, 20 जैसे डालेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसमें है, जिसमें डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा 0 से लेकर 10 तक, दोनों में से किसी को आपको इंक्लूड नहीं करना है। स्ट्रिक्टली बोला जाए तो इंक्लूड नहीं करना है। बोला गया है प्रॉफिट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब प्रोडक्शन 0 से ज़्यादा और 10 से क्या होगा, कम होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया था एक ऑडिटोरियम है जिसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। द शेप ऑफ फ्लोर ऑफ ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगुलर एंड इट हैज़ फिक्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर क्या था, फिक्स है। और इसको लेकर के आपको दो पार्ट पहले पूछा गया है, दो पार्ट पहले फिर तीसरा पार्ट बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, इफ एल एंड बी बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिजाइन फाइंड रिलेशन बिटवीन एल बी एंड पी। तो सिंपल है पेरीमीटर, और फर्स्ट पार्ट का आसान आंसर एकदम आसान। जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस में बी है। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर है, P L और B में ये रिलेशन हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा है, फाइंड एरिया ऑफ फ्लोर एज द फंक्शन ऑफ एल। आपको एरिया निकालना है, तो ए फॉर एरिया, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, बट इन टर्म्स ऑफ एल निकालना है। तो अब ऊपर से क्या करेंगे, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी P/2 इज इक्वल टू एल प्लस बी। तो यहाँ से b आ जाएगा P/2 माइनस एल, यहाँ ले जाके पुट कर दीजिए। तो एरिया क्या आ जाएगा, l, और b की जगह लिखेंगे P/2 माइनस एल। तो एरिया आ जाएगा P/2 एल माइनस एल स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या बोला है, इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ फ्लोर ए फॉर दिस पर्पज फाइंड वैल्यू ऑफ एल। यानी एल के किस वैल्यू के लिए एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसका डेरिवेटिव क्या करना होगा, जीरो। तो डी ए बाई पी तो फिक्स है, एल के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी एल ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा P/2 और L का 1 और माइनस एल स्क्वायर का 2L इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से P/2 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2L। तो यहाँ से आपको L की वैल्यू मिल जाएगी P/4। बच्चों जब मैक्सिमम और मिनिमम करेंगे तो इसमें एक स्टेप और कर दिया करो, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया करो, D2A अपॉन में DL स्क्वायर। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, -2 आया,
लेस देन 0 आया तो ये मैक्सिमम एरिया होगा। लेस देन 0 आना, डबल डेरिवेटिव का लेस देन 0 आना मतलब एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। ये आपको शो करके दिखाना होता है, तब एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। ये हो गया। और उसके बाद इन्होंने बोला ये इस पार्ट का आंसर हो गया। और वाले पार्ट का भी आंसर निकाल दीजिए। फाइंड मैक्सिमम एरिया, तो ये रहा एरिया और इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब एल की वैल्यू क्या होगी, p/4। तो एल की जगह p/4 डाल दीजिए, p/2 इंटू एल की जगह p/4 माइनस एल स्क्वायर p² 16, ये हो जाएगा p² 8 माइनस p² 16, आंसर आ जाएगा p² 16। तो ये आ जाएगा लास्ट पार्ट का आंसर।